मेरा भाजपा का एक दोस्त फोन करके बोला कि मैं भाजपा को वोट दूंगा। हम बोले क्यों? तो बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए हैं। हम बोले बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में बिजी थे, इसीलिए मोरबी के घपलेबाजों को पकड़ नहीं पाए। क्योंकि ठगने का भी ना एक उम्र होता है। कितना बार ठगेंगे? आई लव यू टू कितना बार करेंगे? अरे कभी ना कभी सवाल तो रोटी पे आएगी। 27 साल से सरकार चला रहे हैं और वोट जो है वो विकास के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, डरा रहे हैं। मोटा भाई कल जो ढिकरा है ना, ढिकरा, उसने एक कंपनी बनाई। वो कंपनी 50 लाख से 300 करोड़ की हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्किल इंडिया बताएंगे। हम बोले उस स्किल इंडिया का डायरेक्टर जो है मोटा भाई के बेटे को बना दीजिए। कि ये ट्रिक जो है वो तो देश के सभी नौजवानों को पता होना चाहिए कि 50 लाख की कंपनी 300 करोड़ की कैसे हो गई। उसमें कोई स्किल नहीं है, बस उसका बाप मंत्री है ना, इसीलिए उसके पास 300 करोड़ है। आज टीवी के डिबेट में एक टीवी एंकरानी कह रही थी कि भाजपा को 48% वोट आएगा। तो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जब भाजपा को 48% आएगा तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? बिना मतलब का जो है प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर का तेल खर्च हो रहा है। डबल इंजन जो है डबल तेल खा रहा है। मने गुजराती नहीं आवड़ते, हिंदी चलेगा? हिंदी चलेगा? मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ की इस धरती के, सौराष्ट्र की इस महान भूमि के एक एक इंसान का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश, एक अपील करना चाहता हूं। मोरबी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरा आग्रह तो पहले यह था कि आप जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर के मोरबी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दोस्तों, आज का जो दिन है, आज का दिन है सिखों के महान गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि का। आज का दिन है महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के पुण्यतिथि का। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में आप लोग जानते हैं कि देश में सबसे पहली पाठशाला महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। उनको भी हम इस मंच से नमन करते हैं। साथ ही साथ यह जो सौराष्ट्र की भूमि है, इस भूमि ने एक से एक महान विभूतियों को पैदा किया है। मैं सौराष्ट्र की इस महान धरती को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, चुनाव का समय है और हमसे पहले बिमल भाई अपनी बात रखकर, मुझे गुजराती नहीं आती लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं आपका धिकरा हूं, मैं आपका छोकरा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका मित्र हूं और आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ की ये नगरी स्वच्छ हो, सुंदर हो, यहां पर विकास हो। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोग
इकट्ठा होकर के वोट देंगे तो इस बार कांग्रेस पार्टी 125 सीट लाएगी और गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगा। और वो ये भी कह रहे थे कि 22 साल की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, वार्ड पार्षद से लेकर के एमएलए तक हुआ हूं, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मंत्री भी बनूंगा, अधिकारियों को फोन करके काम करवाऊंगा। यही कह रहे थे ना। तो मतलब थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे आ गई है। दोस्तों, असल बात यह है कि मैं बिहार से आता हूं और मैं मोदी जी की तरह नहीं कहानी बता रहा हूं। सचमुच में बिहार का गुजरात से एक ऐतिहासिक रिश्ता है। मैं जहां से आता हूं उस इलाके को मिथिला कहते हैं और मिथिला में माता जानकी का जन्म हुआ था। और मिथिला में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, और उस मधुबनी जिले में एक गांव है जिसका नाम है सैराठ। ये जो सैराठ शब्द है ये सौराष्ट्र से बना है और वहां पे बड़ा मशहूर मेला लगता है। और बिहार का गुजरात से ये रिश्ता है कि पोरबंदर में एक बालक पैदा हुए थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और वो बालक जब विलायत पढ़ने के लिए गए, लौट करके आए, चंद गांधी बालक से युवक और युवक से राष्ट्रपिता बन गए। तो मैं कहता हूं कि गुजरात ने गांधी पैदा किया, बिहार ने उसको महात्मा बना दिया। ये हमारा गुजरात से नाता है। और कोरोना की चर्चा हो रही थी, एक सिने कलाकार आए थे, वो भी कोरोना की चर्चा कर रहे थे। और बिमल भाई भी कोरोना में उन्होंने क्या काम किया ये बता रहे थे कि हम रसोई चला रहे थे, खाना बना रहे थे, सैनिटाइजर बंटवा रहे थे, 9 एम्बुलेंस की व्यवस्था किए थे। तो कोरोना के दौरान गुजरात में बहुत सारे लोगों ने हमारे बिहार के मजदूरों को मदद की। और आप जानते हैं कि ये जो सौराष्ट्र का इलाका है, खास करके गिर सोमनाथ, जूनागढ़, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग आकर के काम करते हैं। तो गुजरात से हमारा रोजी रोटी का संबंध है, सौराष्ट्र से हमारा रोजी रोटी का संबंध है। तो मैं चुनाव के वक्त आपके बीच जब आया हूं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 2 हाथ परमात्मा ने दिया है, हम कभी भी मांगने के लिए इसको नहीं उठाते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूं तो मैं आपसे भी वोट नहीं मांगूंगा। आपको लग रहा होगा कि यहां मंच पे खड़ा होकर के मैं आपसे वोट मांगूंगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हैं ना, हमारे यहां कहावत है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है। अपने कैंडिडेट के बारे में हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, जब होटल में हमसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और मैंने पूछा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, बोला उसका नाम भी मत लीजिएगा। हमने कहा कि आपका ये कॉन्फिडेंस क्यों है, तो बोले जहां हम रहते हैं ना, जिन लोगों के लिए हम जीते मरते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, हमारा काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक भी कलम नहीं लगा हुआ है, एक भी मुकदमा नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि हम किसी के साथ जो है बाहुबल दिखाते हैं। हमेशा 24 घंटे लोगों का फोन उठाते हैं और जितना हो सकता है लोगों का मदद करते हैं। वैसे तो हर कोई अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट हमको इतना कॉन्फिडेंस दिए हैं कि हमको उसके बारे में कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है। यहां पे माताएं बैठी हुई हैं, इसमें से कुछ बहनें जो हैं वो आंगनवाड़ी में काम करती होंगी,
मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरा भाई गाय पालता है और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपसे जो भी बात करूंगा ये हमारे और आपके बीच दिल की बात होगी। और वो दिल की बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेशा लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। कल भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में था और इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश में 17 साल से भाजपा की सरकार है। कितने साल से? और आपके यहां कितने साल से है? 27 साल से। और इंदौर में हजारों लोग सड़कों पे खड़े थे। तो हमने पूछा कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास में अपना नाम वैसे नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं कि जब देश भारत छोड़ो में शामिल हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, और आज जब भारत जोड़ो हो रहा है तो हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। इतिहास में हम अपना नाम देश बचाने वालों में शामिल कराना चाहते हैं, देश बेचने वालों में अपना नाम शामिल कराना नहीं चाहते हैं। तो उस भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेशा है आपके लिए कि भारत जोड़ो यात्रा भले गुजरात नहीं आ रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की भावना आपके साथ है। और भारत जोड़ो यात्रा की ये अपील है आपके लिए। कहते हैं जहां समस्या पैदा होती है समाधान भी वहीं होता है। जैसे आपको सर में दर्द होता है, दवाई पेट में खाते हैं ना। जिस समस्या का जहां उत्पत्ति है उसका समाधान भी वहीं पे पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर, इस देश की महिलाओं के तरफ से, इस देश के किसानों के तरफ से, इस देश के छोटे व्यापारियों के तरफ से, इस देश के आम आवाम मेहनत कश लोगों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करने के लिए आए हैं कि अगर आप गुजरात में बदलाव करेंगे तो पूरे देश में एक परिवर्तन का संदेशा जाएगा। इसीलिए हमारी जो तकलीफ है और आपकी जो तकलीफ है वो आपस में जुड़ी हुई है। हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में भी कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला और अहमदाबाद में भी कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। दिल्ली में भी लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला। गुजरात में भी लोगों को बेड नहीं मिला, शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिला। पूरा देश बेकारी से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जो हमारे देश के लोगों का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस सवाल को गुमराह कर दिया गया है और इस देश के जो देशवासी हैं उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि देश के लोगों से बनता है। देश तभी एकजुट रहेगा जब देश के लोग, देशवासी एकजुट रहेंगे। और जब हम एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो हम मिलकर के प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये अपील करने के लिए आया हूं कि वोट आपको जिसको देना है आप तय कीजिए, लेकिन 1 तारीख को जब आप ईवीएम मशीन के सामने खड़ा होंगे तो एक बात सोचिएगा जरूर कि ये जो वोट है, आपके वोट देने से सिर्फ गुजरात का नहीं देश का भविष्य तय होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। गुजरात के चुनाव में एक बात आप तमाम लोगों को गौर फरमाने की जरूरत है। मेरा गणित बहुत मजबूत नहीं है, आप गुजरात के लोग हैं, आपका गणित बहुत मजबूत है। आप मुझे समझाइए कि अगर कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला
और बीजेपी को 45% वोट मिला, तो 40% वाला बीजेपी को हरा सकता है कि 0% वाला बीजेपी को हरा सकता है? ये सोच करके आप बताइएगा। गुजरात का चुनाव बहुत मजेदार हो गया है। भाजपा गुजरात का चुनाव लड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है गुजरात का राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जो पहले लोकल थे, फिर नेशनल हुए, आजकल ग्लोबल हो गए हैं। मेरा भाजपा का एक दोस्त फोन करके बोला कि मैं भाजपा को वोट दूंगा। हम बोले क्यों? तो बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए हैं। हम बोले बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में बिजी थे, इसीलिए मोरबी के घपलेबाजों को पकड़ नहीं पाए। अब आप तय कर लीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए युद्ध रूस और यूक्रेन का रुकवाना जरूरी है कि आपके गली का सड़क बन जाए, आपको 24 घंटे बिजली मिले, आपके बच्चों को नौकरी मिले और मोरबी का पुल ना टूटे? आपके लिए क्या जरूरी है, ये आप तय कर लीजिए। मेरा अपना अनुभव यह है कि भाजपा चुनाव लड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, ग्लोबल। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। 2 सीट गोवा में जीत गए, दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए। किसी तरह से एक यहां पे खाता अगर खुल गया तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 साल विपक्ष में रहने के बावजूद इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई यहां गिरा, लोग इधर से उधर चले गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार सब्र करके आपके बीच चुनाव लड़ रही है, आपके लिए, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए। लोग हमको बोले कांग्रेस जीतना चाहती है, अपने लिए नहीं, आपके लिए। तो आप तय कर लीजिए कि आपको जीतना है कि नहीं जीतना है। दिल अगर देना है तो मन से दीजिए, वोट अगर देना है तो मोहब्बत से दीजिए, वोट अगर देना है तो बदलाव के लिए दीजिए। दुविधा में अगर कुछ देंगे ना तो वो सूटकेस के सामने कमजोर पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, सरकार चल रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने दुविधा में वोट नहीं दिया था, ठोक करके दिया, मन से दिया। मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चली, सूटकेस आ गया वहां पे। क्यों? क्योंकि लोग दुविधा में वोट दिए थे। 2017 में सरकार बनते बनते रह गई। क्यों? क्योंकि यही बात फैला दी गई कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीतना चाहती है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गुजरात में चुनाव जीत जाए। यही बात फैला दी गई। हमारे कैंडिडेट के बारे में जब वो वोट मांगने के लिए जाते थे कि आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपको वोट देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा, तो वोट क्या फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा, बैंक में रख दीजिएगा कि 5 साल में डबल हो जाएगा? क्या काका, इस बार वोट बचा लीजिए, उसको एसबीआई में जमा कर दीजिए। पता चला एसबीआई ही नहीं बचेगा। वोट कैसे बर्बाद हो जाएगा, मुझे बताइए। जो पार्टी 27 साल से एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, गुजरात के 40% लोग उसको वोट दे रहे हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। और जब बदलने का वक्त आया, क्योंकि ठगने का भी ना एक उम्र होता है, कितना बार ठगेंगे? आई लव यू टू, कितना बार करेंगे? अरे कभी ना कभी सवाल तो रोटी पे आएगी। 27 साल से सरकार चला रहे हैं और वोट जो है वो विकास के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, डरा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई दार्शनिक, कोई नेता, कोई पुजारी, कोई मौलाना अगर आपको डरा रहा है ना,
तो वो आपके सामने अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। इस बात को याद रखिएगा। जो आपको अंधेरे से डराता है ना, वो आपको रोशनी की तरफ नहीं ले जाना चाहता है, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना चाहता है। 27 साल से सरकार है भाई साहब, 27 साल से, और 50 से ज्यादा लोगों के, भाजपा के 50 से ज्यादा लोगों के टिकट काट दिए गए। विमल भाई, यहां का भी टिकट कटा है ना? यहां का भी टिकट कटा है कि नहीं? भाजपा के कैंडिडेट का टिकट कटा है 50 से ज्यादा लोगों को। मुख्यमंत्री जो है तीसरे हैं, ये बोपा भाई तीसरा मुख्यमंत्री हैं। 5 साल के लिए ये तीसरा मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मसला है? रूपानी साहब तो इधर के ही हैं, सौराष्ट्र के ही हैं ना, राजकोट के। आप बताइए कि रूपानी भाई ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अगर बुरा काम किया तो पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर अच्छा काम किया तो मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिए? सोच के बताइए। अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो 50 लोगों का टिकट क्यों काट दिया? हमने तो विमल भाई का टिकट नहीं काटा। क्या विमल भाई? विमल भाई को टिकट दिया है। अगर बुरा काम किया तो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? 27 साल से सरकार है, अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये कह करके वोट मांगिए ना कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर था, ये कह करके वोट मांगिए। ये कह करके वोट मांगिए कि मोरबी का जो पुल का हादसा हुआ है, वो जो घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया है, उसको पकड़ेंगे। ये कह करके वोट मांगिए कि गुजरात के लोगों का जो पैसा चोरी करके चार्टर लेकर के भाग गया, उसको कान पकड़ करके लाएंगे, उसको जेल में डालेंगे। ये कह करके वोट मांगिए कि 10 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिलेगी अब गुजरात में, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये कह करके वोट मांगिए कि जिन लोगों ने कोरोना में अपने लोगों को खोया है, उनको 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये कह करके वोट मांगिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट फ्री होगा। ये कह करके वोट मांगिए कि किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनका काम पक्का किया जाएगा, उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पुराना पेंशन दिया जाएगा, पुराना पेंशन बहाल किया जाएगा। काम पे वोट मांगिए ना, डरा करके वोट मांगेंगे। कहते हैं ना, डर की भी एक इंतहा होती है। ये साहब, डराना बंद करो, एक वक्त के बाद लोग डरना बंद कर देते हैं। कितना दिन बोलोगे, कितना दिन बोलोगे कि पीपल के पेड़ पे भूत है, भूत है, भूत है? वो जो बच्चा 27 साल से तुम्हारी सरकार है, कोई लड़का यहां जो 27 साल का होगा, उसको पूछिए, ये 27 साल का लगता है, पीपल के पेड़ पे भूत है, डर लगता है? नहीं लगता है? लगता है। अब जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ था, वो तो 27 साल का हो गया है। उसको आप ये कह करके डराना बंद कर दीजिए कि पीपल के पेड़ पे भूत होता है। उसको जानते हैं किस बात का डर लग रहा है? उसको इस बात का डर लग रहा है कि बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, आईटीआई किया, पढ़ाई की, लिखाई की, बड़ी मुश्किल से उसको माँ बाप ने पढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, उसको बेकारी का डर सता रहा है। रोज रात को व्हाट्सएप पे जिसको आई लव यू भेजता है ना, वो पूछती है उधर से, शादी कब करोगे? जब नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? पता नहीं है बाबू। उसको बेकारी डरा रहा है भाई साहब। डर लगता है हर इंसान को कि घर में अगर कोई बीमार हो गया तो 10 लाख का खर्चा कहां से लाएंगे इलाज कराने के लिए। डर लगता है महिलाएं जब रात को सड़क पे चलती है तो कोई उसके साथ छेड़खानी ना कर दे। डर लगता है इस देश के किसानों को कि अगर बेमौसम बरसात हो गई, फसल खराब हो गया, तो अपने ही खेत के पेड़ पे लटक करके जान गंवानी पड़ेगी। डर लगता है उन व्यापारियों को जिनके खिलाफ आप जीएसटी लेकर के आए हैं कि अगर धंधा बंद हुआ तो क्या होगा हमारे व्यापार का,
और वो जो घर खरीदा है, वो जो वॉशिंग मशीन लिया है ना, भाजपा के वॉशिंग मशीन में सारे भ्रष्टाचारी साफ हो जाते हैं, लेकिन आपका वॉशिंग मशीन चलना बंद हो जाएगा अगर नौकरी नहीं रहेगी तो ईएमआई कहां से भरिएगा। हमको बोले भाजपा के एक नेता ने कि राहुल जी की धारी सद्दाम जैसी लगती है। हमने कहा भाई साहब, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि हमारा नेता दाढ़ी कैसे रखे, आप ये बताइए कि इस देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी रख पाएंगे? ये जो बात है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो वो डरा रहे हैं ना, दरअसल वो खुद डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, इसीलिए चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़ा बदल रहे हैं। और वो डरे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली से सारे सेंट्रल मिनिस्टर गुजरात में आकर के हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं। वो डरे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ मोदी जी से काम नहीं चल रहा है। 5 मुख्यमंत्रियों को गुजरात बुलाया गया है। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का आदमी गुजरात के लोगों को आकर के बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए? दिल्ली के लोग आकर के गुजरात के लोगों को बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए। मैं बिहार से आकर के आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अरे भाई साहब, आप गुजराती हो, आप ऐतिहासिक सौराष्ट्र के रहने वाले लोग हो, आप जब सोचते हो तो दुनिया बदलती है, इस बात को याद रखना। आप ये याद रखना कि जो अंडर करंट आप महसूस कर रहे हैं, उस अंडर करंट को अगर आपने 1 तारीख को परिणाम में बदल दिया तो गुजरात बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, इस बात को याद रखना। और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, तो आपको यह सोचना है कि अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है ना, तो आपको भी अपने बच्चों के बारे में सोचने का अधिकार है। मोटा भाई, कल जो ढीकरा है ना, ढीकरा, उसने कंपनी बनाई। वो कंपनी 50 लाख से 300 करोड़ की हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्किल इंडिया बताएंगे। हम बोले उस स्किल इंडिया का डायरेक्टर जो है मोटा भाई के बेटे को बना दीजिए, कि ये ट्रिक जो है वो तो देश के सभी नौजवानों को पता होना चाहिए कि 50 लाख की कंपनी 300 करोड़ की कैसे हो गई। उसमें कोई स्किल नहीं है, बस उसका बाप मंत्री है ना, इसीलिए उसके पास 300 करोड़ है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये सौराष्ट्र की धरती है, पोरबंदर है यहां पे, यहां महात्मा गांधी पैदा हुए। वो गांधी हिंसा नहीं किया उन्होंने किसी के खिलाफ। एक फकीर की तरह आधा धोती पहना और आधा धोती लपेटा। उसको उसके एक विलायती दोस्त ने पूछा कि सूट क्यों खोल दिए हो? बोला, जिस देश की जनता के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो, उस नेता को सूट पहनना शोभा नहीं देता है। जब तक आपके हाथ में महात्मा गांधी का वो सपना है, जब तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, तब तक आपके हाथ में वो अधिकार है। ये देखिए, बंदूक लेके सिपाही जी खड़े हैं ना, आपका वोट एक है, एसपी का वोट एक ही है ना, डीजीपी का वोट एक। ये है संविधान की ताकत। आप अपने घर में भले महिलाओं को बराबरी नहीं देते होंगे, लेकिन महिलाओं का वोट भी एक होता है। क्या बहन जी? ये जो आपके पास अधिकार है ना, इस अधिकार का सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए, आप वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। आप लेकिन इस अधिकार का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो चुनाव तमाशा नहीं है भाई साहब, कि मंच सज गया है, पटाखे चल गए हैं, फूल माला हो गया, कुछ लोग आए, हाथ हिलाए, भाषण दिए, चले गए। चुनाव तमाशा नहीं है। ये चुनाव, ये आजादी आपको कुर्बानियों से मिली है, इस बात को याद रखिएगा। जिस उम्र में दोस्त तुम आई लव यू कह रहे हो ना, उस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम लिया था।
उन कुर्बानियों के चलते और सुविधाओं को छोड़ने के बाद ये सरदार पटेल की धरती है। सरदार पटेल का एक कहानी आप सब लोगों को याद होगा। वो बैरिस्टर थे, कोर्ट में एक मुकदमे की वकालत कर रहे थे। एक इंसान आया और उनके पॉकेट में एक चिट्ठी दे करके गया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। वो चिट्ठी पढ़े, उस चिट्ठी को पॉकेट में रखा और अपना काम जारी रखा। उन महान लोगों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सतत संघर्ष के बाद ये आजादी मिली है, इस बात को याद रखिएगा। और यह जो आजादी मिली है, इस आजादी का सही तरीके से हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह जो जमहूरियत का अधिकार है, यह जो लोकतंत्र का अधिकार है, इसका हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोई भी अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा है ना, आज टीवी के डिबेट में एक टीवी एंकरानी कह रही थी कि भाजपा को 48% वोट आएगा। तो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जब भाजपा को 48% आएगा तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? बिना मतलब का जो है प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर का तेल खर्च हो रहा है। डबल इंजन जो है डबल तेल खा रहा है। अगर चुनाव का रिजल्ट हो ही गया है तो फिर ये सब तमाशा क्यों हो रहा है? आराम से जो है विदेश घूमने के लिए जाएं। चुनाव में जो है प्रचार करने के लिए आने की क्या जरूरत है? सच बात यह है कि ये आपके दिमाग में डाला जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपके दिमाग में रोज डाला जाता है फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। और आप भी ये सोच करके फेयर एंड लवली खरीद करके लगाना शुरू कर देते हैं। किसी का हुआ है गोरा? कोई एक आदमी हमको खोज करके बता दीजिए जो काला हो और फेयर एंड लवली लगाने से उसका मुंह गोरा हो गया हो। ये प्रचार है दोस्त, प्रचार। और पेट्रोल पंप पे जो प्रचार आपको दिख रहा है, आपके चौराहे पे कर्मठ सुयोग उम्मीदवार का जो आपको प्रचार दिख रहा है, उस प्रचार को मत देखिए। आंख बंद कीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि लोगों के जीवन में अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। नेताओं के जीवन में अच्छे दिन आ गए हैं, आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। इस बात पे विचार कीजिएगा कि लोकतंत्र में 5 साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार क्यों दिया गया है। लोकतंत्र में 5 साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि रोटी को अगर तवे पे 5 मिनट छोड़ दीजिएगा ना तो रोटी जल जाती है। क्या बहन जी? रोटी अगर तवा पे छोड़ देंगे तो जल जाएगी ना। 22 मिनट छोड़ दीजिएगा, 27 मिनट छोड़ दीजिएगा तो रोटी जल करके कोयला हो जाएगा। आप तो 27 साल से रोटी एक ही तवे पे छोड़ दिए हैं। आप बदलिए, आप ये बदलाव कीजिए खुद के लिए, आप ये बदलाव कीजिए अपनी पीढ़ी के लिए, आप ये बदलाव कीजिए गुजरात के लिए, आप ये बदलाव कीजिए देश के लिए। ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। इसीलिए मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सड़क पार कर रहे हो ना तो दुविधा में सड़क पार नहीं करना चाहिए। दुविधा में सड़क पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस लगातार 27 साल से 40% वोट ले रही है, उसको 5% और आशीर्वाद की जरूरत है। और जो बात आपको असंभव दिख रहा है वो संभव किया जा सकता है। और ये बात अगर कोई जानता है तो वो भाजपा जानती है। उसको मालूम है कि इस देश में अगर कोई पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है, जो भाजपा के विचारों को शिकस्त दे सकती है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यह बात भाजपा को पता है। इसीलिए कोई फैसला कीजिए, मन में दुविधा मत रखिए। दिल दीजिए तो मन से दीजिए, वोट भी दीजिए तो मन से दीजिए। बदलाव होगा, सरकार बनेगी और आपकी सरकार बनेगी। और कांग्रेस ने एकमात्र वादा किया है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। बिमल भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये हमारा चुनाव प्रचार किसी के खिलाफ नहीं है, गुजरात की जनता के लोगों के लिए है, उनके हक में है। इसीलिए आपकी जो विनम्रता है ना, तो बिमल भाई का नाम जो है विनम्र भाई रख दीजिए। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक वचन दिया है आपको। उस वचन को सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं कि आप बिना दुविधा का अगर फैसला लेंगे तो जो चूक 2017 में हो गई थी वो चूक 2022 में नहीं होगी। मामला आर पार का होगा, मंजिल मिलेगी। ये भरोसा आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वह जो 8 वचन है वो वचन हकीकत तभी हो सकता है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है। 1 तारीख को जाइएगा, फैसला लीजिएगा। अगर फैसला ओपिनियन पोल से अगेंस्ट में हुआ तो पूरा देश एक बार फिर से गांधी और पटेल के उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप इतनी देर तक हमको सुने, हमको अपने बीच में आने का मौका दिया, अपना दुख दर्द साझा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय जय गुजरात। आप બધા તમારી જગ્યાએ રહ્યો।